डायरेक्शन कोसाइन क्या थे कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है, ये है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बनाता है बीटा एंगल, जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा एंगल। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू निकालोगे, अगर आर को मैं लिखूं एक्स वाई जेड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर एक्स वाई जेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसकी टेल को ओरिजिन पे रखें तो आर वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स टाइम्स आई कैप, वाई टाइम्स जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप। अगर आर के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो जो लेंथ आती है एक्स एक्सिस के अलोंग वो आती है एक्स। क्यों आती है एक्स? आर का कंपोनेंट या आर का इफेक्ट आई वेक्टर की डायरेक्शन में अगर निकालोगे एक्स ही आएगा, या तो आप इसे विजुअलाइज कर लो या फिर आर का इफेक्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकाल के देखो, साफ दिख ही रहा है। एक्स आई कैप का मतलब ही होता है आई कैप की डायरेक्शन में एक्स लेंथ चलना है, वाई कैप ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंथ चलनी पड़ती है हमें एक्स चलनी पड़ती है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ चलनी पड़ती है वो वाई लेंथ चलनी पड़ती है। तो अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहता हूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। कॉस बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या बनेगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम लॉजिक से कॉस गामा बनता है z डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको शॉर्ट में स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n भी लिखा जाता है, इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तीनों के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 आता है, क्योंकि आप इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर का सम करोगे, ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर कॉमन है उसका स्क्वायर रहेगा तो वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका सम हमेशा 1 होता है। तो अगर 3 नंबर्स दिए हैं और अगर आपको चेक करना है वो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं कि नहीं, उनके स्क्वायर्स का सम करके देखो, अगर 1 आ रहा है तो वो डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है। ठीक, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, जैसे एल, एम और एन ये डायरेक्शन कोसाइन है किसी वेक्टर के या किसी डायरेक्शन के, तो अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर बनाना हो तो आप डायरेक्शन कोसाइंस के साथ केवल आई कैप, जे कैप, के कैप लगा दो, एम टाइम्स जे कैप प्लस एन टाइम्स के कैप। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, उस डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आई जे के लगा दो, ये आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इसी डायरेक्शन में। क्यों मिल जाता है ये आप नोटिस करो, ये आर वेक्टर दिया हुआ था, आर वेक्टर को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, आर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो आर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड किया तो ये बनेगा एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, यही वाला टर्म बनेगा एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर कैप बनता है एक्स बाय दिस एल होता है, वाई बाय मैग्नीट्यूड एम होता है, जेड बाय मैग्नीट्यूड एन होता है। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के साथ हमेशा पहला डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा होगा, दूसरा कॉस बीटा, तीसरा कॉस गामा, उसके साथ आई जे के लगा दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अगर कोई यूनिट वेक्टर दिया हुआ है उसके आई जे के कंपोनेंट उठा लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन को आप ये ध्यान रख सकते हो कि यूनिट वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट रखे हुए हैं, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो उसका जो आई जे के कंपोनेंट है वो डायरेक्शन कोसाइन रखे हुए, ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। देखो क्लियर है कि नहीं, ये वाली बात हमने पहले भी कवर किया था। कोई भी 3 नंबर जो इन्हीं रेशियो में हो, एल एम एन, एल एम एन केवल डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यूज किया जाता है। कोई भी 3 नंबर जिनकी रेशियो यही है पर उनके स्क्वायर्स का सम 1 ना बन रहा हो, जैसे इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेमडा टाइम्स एल, लेमडा टाइम्स एम और लेमडा टाइम्स एन, ये 3 नंबर हैं।
अब इनके स्क्वायर्स का सम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 बन रहा था, इनके स्क्वायर्स का सम कोई जरूरी नहीं है 1 बने। तो ऐसे 3 नंबर जो है तो सेम रेशो में, एल एम एन वाली रेशो में, पर स्क्वायर्स का सम अगर 1 नहीं बनता है तो उसको बोला जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। इनको डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है, इनको डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। डायरेक्शन रेशियो भी उतने ही यूजफुल है जितने डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे यूजफुल था कि अगर मुझे डायरेक्शन देखनी है तो इसके साथ आई जे के कंपोनेंट लगा दो, आई जे के लगा दो, इसके साथ आपको उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा, उस डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन की बात चल रही है। पर अगर मैं इन लेमडा एल लेमडा एम लेमडा एन इनके साथ आई जे के लगा दूं, फिर क्या मिलेगा मुझे? लेमडा एल आई कैप, लेमडा एम जे कैप, लेमडा एन के कैप। लेमडा तो सबके लिए सेम है, लेमडा कॉमन, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, लेमडा टाइम्स आर यूनिट वेक्टर। ये भी जो इससे इसके साथ आई जे के लगाने के बाद जो वेक्टर बन रहा है डायरेक्शन तो ये भी वही दिखा रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, लेमडा आर यूनिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, पर डायरेक्शन तो एग्जैक्टली वही दिखा रही है। ये बात समझ में आई कि जो डायरेक्शन कोसाइंस दिखाते हैं आई जे के लगाने पर वो यूनिट वेक्टर बनाते हैं। अगर मैं सबको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लेमडा टाइम्स यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो बस इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, डायरेक्शन तो अब भी है वही दिखा रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी ऐसे 3 नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के रेशियो में होते हैं उन्हें केवल डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं। डायरेक्शन कोसाइन तब बनेंगे जब स्क्वायर्स का सम 1 बनेगा। अगर स्क्वायर्स का सम 1 नहीं बन रहा है तो ये केवल डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं। डायरेक्शन रेशियो दिया हो, आई जे के लगा दो, आपको उस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर नहीं, कोई रैंडम वेक्टर मिलेगा उस डायरेक्शन में। अगर आप डायरेक्शन कोसाइन के साथ आई जे के लगाओगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में बस इतना सा फर्क है, इसके साथ आई जे के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है, इसके साथ आई जे के लगाने से आपको एक वेक्टर मिलता है, यूनिट वेक्टर नहीं मिलता, पर डायरेक्शन ये भी वही दिखा रहा होगा, ये भी वही दिखा रहा होगा। लेमडा पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेमडा नेगेटिव है तो बस उसके 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा। ये बात क्लियर है? यहां तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स दिए हों 2, 3, 5 और लेट अस से 5, 3, -1, ए वेक्टर और ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि ए बी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस दोनों बताने। ए बी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या है? वेक्टर में और लाइन सेगमेंट में बस ये डिफरेंस होता है, वेक्टर की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि वो या तो ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी। लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ए बी लाइन इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी एक्सटेंड करने पर, बी ए लाइन उधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो जब वेक्टर बनाते हैं तो बस उसकी एक डायरेक्शन होती है, लाइन होती है तो उसकी प्लस माइनस डायरेक्शन हो सकती है। एल एम एन के साथ पॉजिटिव वैल्यू भी लगा सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी लगा सकते हो, अभी देखेंगे। देखो ए बी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन बताना। मुझे तो वेक्टर के निकालने आते हैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए बी वेक्टर बना लेता हूं। लेट अस से ये ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट कैसे लिखा जा सकता है? एक्स वाई जेड कंपोनेंट के साथ आई जे के लगा दो, 5 आई कैप 3 जे कैप -1 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ये ए बी वेक्टर बन गया। 5 - 2 3 आई कैप, 3 - 3 0 जे कैप, माइनस के -5 -6 के कैप। ये ए बी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट अगर मैं उठा लूं तो मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, अगर यूनिट वेक्टर होता आई जे के कंपोनेंट उठाते डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट आते। अब अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है और फिर भी मैं आई जे के कंपोनेंट्स उठा रहा हूं तो इसको बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियोज। 3 0 -6 ये डायरेक्शन रेशियो है ए बी वेक्टर की डायरेक्शन के। अगर आपको लाइन की डायरेक्शन चाहिए तो आप ए बी वेक्टर बनाते, वो भी लाइन के अलॉन्ग आ रहे, बी ए वेक्टर बनाते, वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग आता। ए बी वेक्टर हो या माइनस ए बी वेक्टर हो, लाइन के लिए दोनों डायरेक्शंस काम करती हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ये भी हो सकती है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे -3 0 + 6, ये डायरेक्शन रेशियो भी लाइन की हो सकती है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में भी होती है, उस डायरेक्शन में भी होती है। ए बी वेक्टर भी लाइन की डायरेक्शन है, बी ए वेक्टर भी लाइन की ही डायरेक्शन। बात से
तो जब लाइन की बात करते हैं तो कोई सी भी रेशियो लिख दो, पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, लाइन की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि प्लस माइनस लगाया जा सकता है साइड। वेक्टर के केस में एक ही डायरेक्शन होती है, ए से बी की तरफ। तो अगर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए ये है, अगर लाइन की डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो इसके साथ चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, दोनों डायरेक्शंस लाइन की ही डायरेक्शन। ये बात समझ में आई? देखो एक बार कोई डाउट हो तो एक बार पूछो, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात सही? 2 पॉइंट्स दिए हैं, वेक्टर बना लिया, वेक्टर का आईजे के कंपोनेंट उठा लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो बनता है, यूनिट वेक्टर का आईजे के कंपोनेंट उठा लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो आप इसका क्या करो, यूनिट वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कितना बनेगा, कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी? 36 प्लस 9, हाँ √45, तो ये बनेगा 3i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 6 k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 45। तो अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो 3/√45, 0/√45 माइनस 6/√45, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। चाहे ये रखो चाहे इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए बी लाइन की बात चल रही है, अगर वेक्टर की बात चल रही है तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन रेशियो। बात समझ में? ठीक। उससे नेक्स्ट था, अगर 2 डायरेक्शन रेशियोज दी हो, A1, B1 और C1, ये एक डायरेक्शन रेशियो है, A2, B2 और C2 ये दूसरी डायरेक्शन रेशियो। अगर ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ डायरेक्शन पहली और डायरेक्शन दूसरी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? डायरेक्शन रेशियो दी हुई है तो आपको वेक्टर पता है, इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाना हो कैसे बना सकते हैं, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, ये बनाया जा सकता है। अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन लगाते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। एक वेक्टर को a इज इक्वल टू लेमडा भी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स सेकंड वेक्टर, अगर दोनों पैरेलल। i वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर करोगे तो a1 बाय a2, a1 इज इक्वल टू लेमडा a2, b1 इज इक्वल टू लेमडा b2, c1 इज इक्वल टू लेमडा c2। यहां से आप देख सकते हो a1 बाय a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाय b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाय c2 इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा मैंने अपनी तरफ से माना था, तो इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी अगर दोनों डायरेक्शंस पैरेलल। बात सही? क्लियर? अगर दोनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, डायरेक्शन रेशियो पहली डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, फिर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर 2 डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं तो पहली डायरेक्शन में जो वेक्टर बनाया और दूसरी डायरेक्शन में जो वेक्टर बनाया, ये दोनों वेक्टर सब परपेंडिकुलर बनने चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। कैसे यूज करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन का? डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। i कंपोनेंट i के साथ, j कंपोनेंट j के साथ और k कंपोनेंट k के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 बनना चाहिए। तो a1 को a2 के साथ a1 a2, b1 को b2 के साथ b1 b2 प्लस c1 c2, ये डॉट प्रोडक्ट अगर 0 बनता है तो दोनों डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर। ये पैरेलल की कंडीशन, ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। ये बात सही? क्लियर? एक और होता है, अगर डायरेक्शन रेशियो 1 में और डायरेक्शन रेशियो 2 में उनके बीच में एंगल निकालना हो मैं, फिर कैसे निकालें? सोचो, 2 वेक्टर्स अगर दिए होते थे उनके बीच में डायरेक्शन कैसे निकालते थे? डॉट प्रोडक्ट से, कॉस थीटा से। एक वेक्टर ये दिया हुआ है a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप, दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकता हूं। a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा होता है, यहां से कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं, ये बनता है
ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके से कॉस थीटा निकाला जा सकता। सेम अप्लाई कर देते हैं इन दोनों वेक्टर्स पे, a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप पे और a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप पे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 a डॉट b डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये बन जाएगा cos थीटा दोनों डायरेक्शंस के बीच में। इसकी जो वैल्यू आएगी वहां से हमारे पास थीटा आ जाएगा cos थीटा। क्या बात सही? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछें। पैरेलल केस, परपेंडिकुलर केस और ये किसी एंगल पे अगर दोनों डायरेक्शंस हैं तो ये थर्ड केस। क्लियर है? जो लॉजिक डायरेक्शन रेशियोज के लिए अप्लाई होता है सेम लॉजिक डायरेक्शन कोसाइंस के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस भी तो डायरेक्शन रेशियो वाले सारे काम करती हैं। डायरेक्शन कोसाइन में तो बस एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि उनके स्क्वायर्स का सम 1 बनता है। तो जो लॉजिक आप डायरेक्शन रेशियोज पे लगा सकते हो एग्जैक्ट सेम लॉजिक डायरेक्शन कोसाइंस पे भी लग सकता है। तो अगर दो डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल हैं तो L1 by L2 विल बी इक्वल टू M1 by M2 इज इक्वल टू N1 by N2। ये डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में हो जाएगा। बात सही? सेम लॉजिक यहां पर लगाएंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये 0 हो जाएगा अगर डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं। ये बनेगा परपेंडिकुलर केस, ये बनेगा पैरेलल केस। ये है पैरेलल, ये है परपेंडिकुलर। और अगर एंगल थीटा है, दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल थीटा है, तो cos थीटा यहां पर निकाला जा सकता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए? स्क्वायर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। वो क्या बनना चाहिए? वो तो 1 होता है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन यूज करोगे तो यहां पर स्क्वायर्स का सम 1 बनेगा, ये भी स्क्वायर्स का सम 1 बनेगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस में फॉर्मूला थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है, तो ये बन जाता है। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस अगर लिए हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम 1 बनेगा, उनके स्क्वायर्स का सम 1 बनेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1, स्क्वायर रूट के अंदर 1 बन जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला याद रखो, जो डायरेक्शन कोसाइंस पे अप्लाई होता है वो जो डायरेक्शन रेशियोज पे अप्लाई होता है तो डायरेक्शन कोसाइंस पे तो पक्का ही अप्लाई होगा। डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन रिप्लेस कर दो, सेम वही फॉर्मूले यहां पर बन जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ज्यादा जनरल है, डायरेक्शन कोसाइन स्पेसिफिक केस है कि जब डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स का सम 1 बनता हो उसे डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। बात सही? ये हम उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे स्लोप्स का यूज करते थे। 11th क्लास में जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू किया था, दो लाइन अगर पैरेलल होती थी तो उनका स्लोप बराबर होता था M1 इज इक्वल टू M2। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? जो रेशियो है डायरेक्शन कोसाइन का या जो रेशियो है डायरेक्शन रेशियोज का वो सेम रहेगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती थी 11th क्लास में हम क्या यूज करते थे? स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, M1 M2 इज इक्वल टू -1। यहां पर हम क्या यूज करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट या डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 11th क्लास में अगर हमें एंगल निकालना होता था दो लाइंस के बीच में तो टेंजेंट थीटा यूज करते थे, M1 - M2 by 1 प्लस M1 M2। यहां पर हम टेंजेंट का यूज नहीं करते, यहाँ पे कोसाइंस का यूज करते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला बनता है डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वो जो डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनाया है डिवाइडेड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दूसरी डायरेक्शन रेशियो से जो दूसरा वेक्टर बनाया है। ये अपना बेसिक टूल रहेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रहा है डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है और इनके बीच में लिंक कैसे, ये डायरेक्शन बताते कैसे। देखो इनमें कोई डाउट हो, दोबारा पूछना हो तो एक बार दोबारा पूछ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। कौन से वाला? ये वाला। अगर दो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में ये डिफरेंस होता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनका केवल स्क्वायर्स का सम 1 बनेगा, अदरवाइज ये एग्जैक्ट यही काम कर रहे होते हैं जो डायरेक्शन रेशियोज काम करते हैं।
क्योंकि इनके स्क्वायर्स का सम 1 बनता है, तो इससे जो वेक्टर बनाते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बनता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस ये है जब आप वेक्टर बनाओगे तो यूनिट वेक्टर बनेगा, और जो पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट है, जो 3 चीजें लिखी जाएंगी उसमें पहला कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखा जा सकता है। अदरवाइज डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं। आप सब डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो की तरह ट्रीट कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना इनके स्क्वायर्स का सम कभी आए तो वो 1 लिखा जा सकता है। डायरेक्शन रेशियो में जरूरी नहीं है स्क्वायर्स का सम 1 लिखा जाए। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले में सेम है, जो लॉजिक डायरेक्शन रेशियो पे एग्जैक्ट वही लॉजिक डायरेक्शन कोसाइंस पे, बस जहां पर स्क्वायर्स का सम आ रहा है वहां पे मैंने इसको 1 रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 1। अदरवाइज ये डायरेक्शन रेशियोज ही होती है, इनसे मैं कंपोनेंट वेक्टर बनाऊंगा तो यूनिट वेक्टर बनेगा, इससे ये वेक्टर बनाऊंगा तो यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, बस उस डायरेक्शन में कोई एक रैंडम वेक्टर बन जाए, इतना डिफरेंस। ठीक, उसके बाद आता है सबसे पहला स्टेप, इक्वेशन ऑफ लाइन। टू पॉइंट फॉर्म। 11th क्लास में जब 2 पॉइंट फॉर्म करते थे तो क्या करते थे कि एक पॉइंट दिया हुआ है ए, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी, और मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो ए बी से पास करते हो। इसी तरीके से लिखते थे, ए पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 z1, बी पॉइंट ले लेते हैं x2 y2 z2, और मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन? जैसे 2D में हम लिखते थे इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लिखी जाती थी 3x + 4y = 7, ये लाइन की इक्वेशन। इसमें ये बताओ, ये x और y क्या होते थे? कोई रैंडम पॉइंट होता था जो इस लाइन के ऊपर रहता था, बात सही है। x, y कोई पॉइंट इस लाइन पे रहता है कि नहीं, कैसे चेक करते थे? x y की जगह रिप्लेस कर दो, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो उस लाइन के ऊपर रहता है। तो लाइन की इक्वेशन में जो x y होता है वो लाइन के ऊपर कोई रहने वाला रैंडम पॉइंट होता है कि कोई भी x, y अगर लाइन के ऊपर रहता है तो ये कंडीशन पूरी करेगा। सेम लॉजिक यहां पर लगाते हैं कि अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो लाइन के ऊपर रहने वाला कोई भी एक रैंडम पॉइंट, लेट अस से x, y, z, ये जो P पॉइंट है ये लाइन के ऊपर अगर रहेगा तो x, y, z के ऊपर जो कंडीशन आएगी उसी को लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। क्या ये बात सही? क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हो कि P पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर रहे तो P पॉइंट की क्या खास बात होगी? हाँ, स्लोप यूज नहीं करते हम, 3D में क्या यूज करते हैं? डायरेक्शन रेशियोज यूज करते हैं। सेम डायरेक्शन रेशियो मतलब सेम डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन ए बी की होनी चाहिए वही डायरेक्शन एपी की होनी चाहिए, ये यूज कर सकते हैं। स्लोप भी ये यूज करते थे, जो ए बी का स्लोप है वही एपी का स्लोप है, 11th क्लास में ये यूज किया। 12th में क्या बोल सकते हैं, अब स्लोप तो यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, कि जो डायरेक्शन रेशियोज ए बी की होंगी, जो डायरेक्शन रेशियोज ए बी की होंगी वही डायरेक्शन रेशियोज एपी की होंगी। मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज और ये डायरेक्शन रेशियो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेशियो बराबर आएंगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, अगर सेम डायरेक्शन है तो उनकी रेशियो सेम आएगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। बात सही? ए बी की डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगी? ए बी वेक्टर बना लो, अभी बनाया था हमने, 2 पॉइंट दिए हों तो ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? ए बी वेक्टर बना लो, उसका आई जे के कंपोनेंट, वहां की डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी, जैसे यहां पर किया था। अगर ए बी लाइन दी हुई है और अगर मुझे ए बी की डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो ए बी वेक्टर बनाओ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बन गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का आई जे के कंपोनेंट उठा लो, बन गई डायरेक्शन रेशियो। बात सही? डायरेक्शन रेशियो जब भी दिमाग में आए उस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना लो। अब सोचो उस डायरेक्शन में वेक्टर कैसे बनेगा? 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, बन गया वेक्टर। वेक्टर बन गया, आई जे के कंपोनेंट उठा लो, आगे डायरेक्शन रेशियो। सेम लॉजिक यहां पर ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकालनी, आप सीधा भी याद कर सकते हो। जो ए बी वेक्टर बनेगा वो x2 - x1, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो जो ए बी वेक्टर बनेगा ये बनेगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप।
फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो यही आएगा। तो जो ए बी की डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो क्या आएंगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये बात कंफर्टेबल है कि नहीं? अगर ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो ए बी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकाल लिया फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। i j के कंपोनेंट उठा लेंगे तो ये आ गई डायरेक्शन रेशियोज। देखो एक बार इसमें डाउट हो तो और डिटेल में बताओ। पोजीशन वेक्टर ए बी वेक्टर कैसे आए, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। कोसाइन निकालने के लिए मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, बात सही। तो अगर दो डायरेक्शन सेम है तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो मैं डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो भी बराबर कर सकता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन में मुझे मेहनत करनी पड़ती है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है, पर यूनिट वेक्टर की हमें हमेशा जरूरत पड़ती नहीं। तो अगर जब तक मुझे अल्फा बीटा गामा नहीं चाहिए तब तक मैं डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्शंस के लिए तो डायरेक्शन रेशियो सफिशिएंट रहते हैं। ये बात सही है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं? दोबारा बता दूं? जल्दी बताओ, अगर पूछना है तो दोबारा बताने में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। सही, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो एपी के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी, सेम लॉजिक लगेगा। एपी वेक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। आप ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर दो पॉइंट्स दिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, अगर डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होता है। जैसे स्लोप के लिए आप याद रखते थे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, वही स्लोप का फॉर्मूला होता था। सेम फॉर्मूला यहां पर आएगा, x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्ट भी आ सकता है। क्लियर है? जैसे यहां पर निकाले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। एपी की डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगी, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। बिल्कुल सेम लॉजिक से अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एपी वेक्टर बनाओ, एपी वेक्टर के आईजे के कंपोनेंट उठा लो, यही बनेगा। अदरवाइज सीधा भी ध्यान रख सकते हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, डायरेक्ट भी आपको डायरेक्शन रेशियो दे देगा। आगे डायरेक्शन रेशियो दोनों, अब दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। एपी की डायरेक्शन और एबी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और एक कॉमन पॉइंट भी है तो एक ही लाइन पे आ जाएंगे तीनों के तीनों पॉइंट्स। बात सही है? एपी की डायरेक्शन और एबी की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, पर एक कॉमन पॉइंट भी है। अगर कॉमन पॉइंट है तो उन्हें पैरेलल तो होना ही पड़ेगा, एक लाइन के अलॉन्ग भी आना पड़ेगा। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल हैं तो इनकी रेशियो x माइनस x1 रेशियो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 रेशियो y2 माइनस y1, z माइनस z1 रेशियो z2 माइनस z1, ये बराबर होना चाहिए। लाइन की कंडीशन यही तो है, पी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और पी पॉइंट एक लाइन पे आने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए बी की डायरेक्शन एपी की डायरेक्शन सेम कर दी, और एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट होने की वजह से अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उन्हें कोलिनियर होना पड़ेगा। तो इस वजह से ए बी पी एक लाइन पे आ गए। ए बी पी अगर एक लाइन पे रहते तो ये कंडीशन, इसी को लाइन की इक्वेशन बोलते हैं कि एक्स वाई जेड के ऊपर क्या कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहनी चाहिए। बात सही आ रहा हो? ध्यान दे ले भाई, बाद में नहीं आती चीज। दोबारा से बताता हूं, देखो आरव बता दूं, दोबारा से बता ही देते हैं। देखो
2 पॉइंट फॉर्म, अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए हों और लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 पॉइंट दिए हैं और तीसरा पॉइंट मैंने रेंडमली कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर रहने वाला है तो उसे XYZ मान लिया। P पॉइंट है कोई रैंडम पॉइंट जो लाइन के ऊपर रहता है, XYZ के ऊपर जो कंडीशन लगेगी वही लाइन की इक्वेशन बनेगी कि क्या कंडीशन लगेगी XYZ पर कि ये P पॉइंट हमेशा AB की लाइन के ऊपर रहे। आप बोल सकते हो कि ABP एक लाइन में आने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो AB और AP की डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो AB और AP की डायरेक्शन जब 11th क्लास में थे स्लोप यूज करते थे, 12th क्लास में अब डायरेक्शन रेशियोज को यूज करेंगे। AB की डायरेक्शन रेशियो और AP की डायरेक्शन रेशियो पैरेलल होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में है। अगर पैरेलल होनी चाहिए तो AB की डायरेक्शन रेशियो और AP की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उनकी रेशियो सेम आनी चाहिए। तो AB की डायरेक्शन रेशियो निकालनी है। AB की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगी? AB वेक्टर के IJ के कंपोनेंट उठा लो। AB वेक्टर कैसे बनेगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करोगे तो क्या बनेगा? x2 i कैप माइनस x1 i कैप, x2 माइनस x1, y2 j कैप माइनस y1 k कैप, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट y2 माइनस y1 j कैप, इसी तरीके से z2 माइनस z1 k कैप। वेक्टर बन गया, इसके ij के कंपोनेंट उठा लो, ये बन गई डायरेक्शन रेशियो। इस पार्ट में कोई दिक्कत है? AB और BP भी ले सकते, बिल्कुल सेम रहे। दिखने में इक्वेशन सेम नहीं लगेगी बट इक्वेशन लाइन की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगी। डायरेक्शन रेशियोज आ गई, ये AB की डायरेक्शन रेशियो है। इसी तरीके से AP की डायरेक्शन रेशियो, AP का स्लोप जैसे यूज करते थे, AP की डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगी? अगर ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। x2 की जगह बस x आ गया, y2 की जगह y आ गया, z2 की जगह z पॉइंट आ गया। ये AP की डायरेक्शन रेशियो है। दोनों सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तो दिस रेशियो दिस शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो दिस शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो दिस। आपस में इनकी रेशियो इक्वल कर दिया तो ये कंडीशन जब तक पूरी रहेगी AB और AP की डायरेक्शन सेम रहेगी। AB और AP की डायरेक्शन अगर सेम रही, A कॉमन पॉइंट है तो ABP एक ही लाइन पे होने चाहिए, ये कोलिनियर की कंडीशन होगी। देखो एक बार, बात सही है कि नहीं? दोबारा से बताऊं? कोई नहीं, नेक्स्ट टाइप करेंगे उसमें फिर से दोबारा से रिपीट हो गए। करके देखिए एक क्वेश्चन, चले। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 1 4 माइनस 7 और एक B पॉइंट दिया है 2 6 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड B। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है तो आपको कोई रैंडम P पॉइंट x, y, z मान लो कि ये P पॉइंट AB से पास होने वाली लाइन के ऊपर कब तक रहेगा? जब तक AB और AP की डायरेक्शन सेम रहेगी। AB और AP की डायरेक्शन सेम कर दो, खेल खत्म। अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला ये है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, पर लॉजिक याद रहे तो और अच्छा है। अगर आपको ध्यान हो 2D में ये फॉर्मूला होता था, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहीं से आया, y2 माइनस y1 को उधर ले जाओ, x माइनस x1 को नीचे ले आओ, यही लिखा हुआ है जो इक्वेशन है। तो जो काम 3D में होगा ऑब्वियसली वो 2D में तो काम करेगा ही। अगर इतने पार्ट को देखोगे तो ये 2D का फॉर्मूला है, z को भी ऐड कर लोगे तो ये 3D का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। इसको अगर रीअरेंज कर लोगे तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म ये होता था 2D में, तो जो काम 3D में काम करेगा वो 2D में तो करेगा ही करेगा।
बन रहे काम, बना, इसी को बोलते हैं, यही इक्वेशन है। और इसमें x माइनस x1 वाला पार्ट ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते। उसका रीजन है, थोड़े टाइम बाद दिखाई पता चलेगा। x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 लिखते हैं, यही बनेगी, केवल इतनी लिखनी है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करते। जो इक्वेशन बनती है उसको सिंप्लीफाई नहीं करते। जैसे ए बी की डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगी, बिल्कुल बेसिक से करते हैं कि भाई मुझे नहीं याद इक्वेशन क्या थी, तो जो ए बी की डायरेक्शन होनी चाहिए और एपी की डायरेक्शन होनी चाहिए सेम बननी चाहिए। ए बी की डायरेक्शन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1, y2 माइनस y1 6 माइनस 4 2, z2 माइनस z1 10। ये बी की डायरेक्शन रेशियो बनेगी। कैसे लेके आ सकता था मैं, ए बी वेक्टर बनाओ, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ए बी वेक्टर के आईजे के कंपोनेंट उठा लो, एक लॉजिक ये, या फिर सीधा ध्यान रख सकते हो अब क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 सीधा डायरेक्शन रेशियो देता है। अच्छा, एपी की डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, x माइनस 1, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, y माइनस 4, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, z प्लस 7। ये बनेगा, बात सही। अगर दोनों सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ए बी और एपी पैरेलल होने चाहिए, कॉमन पॉइंट भी है तो सेम लाइन पे आएंगे। तो ए बी और एपी अगर पैरेलल होने चाहिए तो इसकी रेशियो सेम, x माइनस x1 बाय 1, y माइनस 4 बाय 2, z प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। ये इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, यही स्टैंडर्ड फॉर्म। बात सही, क्लियर है। कर सकते, बिल्कुल आ सकता, सेम इक्वेशन हो। देखो अगर आपने, हाँ वो दिखने में सेम नहीं लगेगी बट वो होती है लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सेम। जैसे 2D में तो लाइन की इक्वेशन वैसे ही दिखाई देगी, बस आप उसको थोड़ा सा रीअरेंज इधर उधर कर लोगे तो कभी इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखती है, कभी y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, इसमें दिखने में वो बिल्कुल अलग हो जाएगी पर इक्वेशन लाइन की बिल्कुल सेम रहेगी। अगर मैं ये पॉइंट यूज करता b पॉइंट, फिर क्या होता, x माइनस, इसको x माइनस x1, x माइनस 2 बाय x2 माइनस x1, ये यूज कर लो, 2 माइनस 1 1, y माइनस y1, y माइनस 6 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 2, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ये जो लाइन की इक्वेशन है और ये जो लाइन की इक्वेशन, दोनों बिल्कुल सेम, सेम टू सेम, भाई बहन, जुड़वा भाई बहन। दिखने में बेशक अलग दिखते हो पर ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम क्यों है इसके बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा, पर ये दोनों की दोनों सेम लाइन की इक्वेशन। क्लियर, एक और करके देखो। ए पॉइंट दिया है 3 0 माइनस 4, बी पॉइंट दिया है 5 1 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। ट्राई करके देखो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो या लॉजिक यूज कर लो, एक ही बात। लॉजिक यूज करोगे तो कोई पी पॉइंट इस ए बी लाइन के ऊपर कब तक रहेगा, वो लाइन की इक्वेशन है। फॉर्मूला यूज करोगे तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1। सही है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या बनेगी, डायरेक्शन रेशियो मंथन क्या बनेगी, डायरेक्शन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये AB की डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो चाहे AP की ले लो चाहे BP की ले लो, बात एक ही। AP की डायरेक्शन रेशियो लेंगे x माइनस x1, x माइनस 3, y माइनस 0, z प्लस 4। अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो रेशियो सेम आएगी, सेम डायरेक्शन में। तो अगर रेशियो सेम आएगी तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, y डिवाइडेड बाई 1, z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9, ये बन जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको पढ़ते कैसे, जैसे अगर कहीं पर लिखा हो
x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये तो मुझे पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे आती। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे मेरे पास सीधा ये लाइन की इक्वेशन आती, तो इस लाइन के बारे में मुझे क्या क्या जानकारी मिलती है, मैं लाइन की इक्वेशन देख के कैसे बताऊं? जैसे लाइन की इक्वेशन होती थी तो जब स्लोप निकालते थे हम क्या करते थे, उसे y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में बनाते थे और बोलते थे x के साथ जो लिखा हुआ है वो m है, स्लोप है। अगर कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई है और मुझे उस लाइन की डायरेक्शन को देखना है तो उसकी डायरेक्शन रेशियो चाहिए मुझे। वो डायरेक्शन रेशियो कहां दिखेंगी? वो डायरेक्शन रेशियो दिखती है डिवाइड में। ये जो 2, 1 और 9 है, ये इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। देखो ये जो 2, 1, 9 है, ये ए बी की डायरेक्शन ही तो है। जो ए बी की डायरेक्शन वही ए बी पूरी लाइन की डायरेक्शन। बात सही? तो जो डिवाइड में पार्ट आता है वो डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है, लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम स्लोप ढूंढते थे तो यहां पर डायरेक्शन दिखेगी। पर एक बात का ध्यान रखना है, जो भूलना नहीं है, जो सबसे कॉमनली भूलेंगे, कि जब आप डायरेक्शन रेशियोज देख रहे हो तो यहां पर अकेला x, अकेला y और अकेला z होना चाहिए। इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में नहीं होना चाहिए। ये 2x नहीं होना चाहिए, ये y बाई 2 नहीं होना चाहिए, ये z बाई 10 नहीं होना चाहिए। अकेला x, अकेला y, अकेला z अगर जब रखे जाएंगे तो ये डायरेक्शन रेशियो दिखाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ क्या है? अकेला x, अकेला y, अकेला z। जब अकेला x, y, z है तो जो डिवाइड में बनेगा वो x2 माइनस x1 बनेगा, जो डिवाइड में बनेगा y2 माइनस y1 बनेगा, जो डिवाइड में बनेगा z2 माइनस z1 बनेगा। ये बात भूलनी नहीं है। सबसे पहले इसीलिए बता रहा हूं, सबसे कॉमन मिस्टेक यहीं पे होती है कि नीचे वाला पार्ट केवल तभी डायरेक्शन रेशियो दिखाएगा जब x, y, z अकेले बैठे होंगे। बात सही? देखो एक बार, ये इक्वेशन दी हुई है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस y 4 माइनस y डिवाइडेड बाई 3 z बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7। आपको बताना है इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है। क्या बताना है? डायरेक्शन रेशियोज। ऊपर अकेला x बनाओ, ऊपर अकेला y बनाओ, ऊपर अकेला z बनाओ, और जो डिवाइड में जो दिखाई देगा वो डायरेक्शन रेशियो होंगी। क्या ये अकेला x है? नहीं है। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करो, x माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, अकेला x आ गया। क्या ऊपर अकेला y है? नहीं, -1 से मल्टीप्लाइड है। बात सही, माइनस y लिखा हुआ, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 4 डिवाइडेड बाई -3। क्या ऊपर अकेला z है? नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई नीचे, ये बन गया। अकेला x, अकेला y, अकेला z जब होता है तो डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे। अदरवाइज तो आप कोई भी डायरेक्शन रेशियो बनाते रहो, एक्स वाई जेड पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो डायरेक्शन रेशियो पे सीधा दिमाग यहां नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए यहां पर एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बने हुए हैं कि नहीं। अगर एक्स वाई जेड अकेले हैं तो जो नीचे डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन रेशियोज बताएंगे। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 5 -3, 14 है, नॉट 10, 3, 7। ये ध्यान रखना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक करोगे जब भी लाइन की इक्वेशन देख के डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। 10, 3, 7 इसकी डायरेक्शन रेशियो नहीं है। अकेला एक्स, अकेला वाई, अकेला जेड होना चाहिए पॉजिटिव में। तो अकेला एक्स है तो नीचे 5 बनता है, अकेला वाई है तो नीचे -3 बनता है, अकेला जेड है तो नीचे 14 बनता है। ये नंबर्स हो या इसके मल्टीपल हो, डायरेक्शन रेशियो में मल्टीपल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 -6 28, ये भी सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं सेम रेशियो में, अगर 3 नंबर हैं तो वो डायरेक्शन रेशियो रहेंगे। इनकी रेशियो भी वही है जो इनकी रेशियो, ध्यान रहेगा।